जरा एक पल के लिए एक बहुत ही आम सी घटना की कल्पना कीजिए। हम्म। मान लीजिए एक बिल्ली ने चूहे को देखा हम्म। और बस पलक झपकते ही वो उसके पीछे दौड़ पड़ी। हाँ, बिल्कुल। या फिर किसी भैंस को ही ले लीजिए जो शांति से बैठकर अपना जुगाली कर रही है। हाँ, और अगर हम जानवरों से हटकर भी सोचें तो एक बिल्कुल अलग दृश्य लेते हैं। जैसे एक छोटा सा पौधा जो खिड़की के पास रखा है और हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ रहा है। सही कहा। सतह पर देखने में ना ये सब बहुत ही सामान्य सी बातें लगती हैं। हाँ, मतलब रोजमर्रा की चीजें हैं। लेकिन अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिना किसी पूर्व योजना के कोई भी सजीव प्राणी अपने पर्यावरण में होने वाले इन बदलावों पर इतनी सटीक और इतनी तेज प्रतिक्रिया कैसे दे पाता है? ये वास्तव में जीव विज्ञान का एक बहुत ही गहरा रहस्य है। पर्यावरण में होने वाले किसी भी बदलाव को जिसके प्रति हम या कोई भी सजीव प्रतिक्रिया देते हैं, विज्ञान की भाषा में उसे उद्दीपन या स्टिमुलस कहा जाता है। अच्छा, स्टिमुलस। हाँ, और शरीर का हर एक अंग इस उद्दीपन के प्रति एक गजब के तालमेल के साथ काम करता है। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम इसी रहस्य की तह तक जाने वाले हैं। हमारे पास कुछ बहुत ही प्रामाणिक स्रोत हैं, विशेष रूप से एनसीईआरटी कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 6, जो नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की बात करता है। बिल्कुल। तो आज हमारा मिशन यही समझना है कि सजीव प्राणी, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या फिर अपनी जगह पर टिके रहने वाले पौधे, वो अपने शरीर में इतनी त्वरित और जटिल प्रतिक्रियाओं का प्रबंधन करते कैसे हैं। और ये चर्चा सिर्फ परीक्षा पास करने या तथ्यों को रटने के लिए नहीं है। ये तो उस अद्भुत इंजीनियरिंग को समझने के लिए है जो हर जीवित शरीर के अंदर 2400 घंटे बिना रुके काम कर रही है। सही बात है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? शरीर को बाहर क्या हो रहा है ये पता कैसे चलता है? देखिए, इस इंजीनियरिंग की शुरुआत ना जानकारी इकट्ठा करने से होती है। हमारे शरीर को बाहरी दुनिया का पता लगाने के लिए कुछ विशेष उपकरणों की जरूरत होती है। जैसे कोई सेंसर लगे हों? बिल्कुल सेंसर की तरह। शरीर में फैले हुए विशेष संवेदी ग्राही होते हैं जिन्हें रिसेप्टर्स कहते हैं। यही वो काम करते हैं। उदाहरण के लिए हमारी नाक के अंदर घ्राण ग्राही होते हैं जो हवा में मौजूद रसायनों को पकड़कर गंध का पता लगाते हैं। और जीभ पर भी तो कुछ होता है ना? हाँ, जीभ पर रस संवेदी ग्राही होते हैं जो स्वाद को पहचानते हैं। इसी तरह हमारी त्वचा पर ऊष्मा यानी गर्मी और स्पर्श को महसूस करने वाले रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मान लीजिए मेरी त्वचा ने महसूस कर लिया कि कोई चीज बहुत गर्म है, या नाक ने किसी जलती हुई चीज की गंध पकड़ ली। अब ये जानकारी शरीर के अंदर यात्रा कैसे करती है? ये बहुत ही तेज प्रक्रिया है। मतलब मुझे ये पूरी प्रक्रिया ना एक रिले रेस की तरह लगती है। जैसे रिले रेस में एक धावक दौड़कर आता है और दूसरे को अपना बैटन पकड़ा देता है, वैसे ही हमारे शरीर में तंत्रिका कोशिकाएं काम करती हैं जिन्हें हम न्यूरॉन कहते हैं। रिले रेस का ये उदाहरण सच में बहुत कारगर है। न्यूरॉन की संरचना ही कुछ इस तरह की होती है कि वो संदेशों को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सके। तो अगर मैं इस रिले रेस को ट्रैक करूं तो सबसे पहले न्यूरॉन का एक धागे जैसा सिरा होता है जिसे डेंड्राइट या ध्रुमिका कहते हैं। हाँ, एकदम सही। ये डेंड्राइट जानकारी को ग्रहण करता है। फिर ये जानकारी एक विद्युत आवेग यानी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में बदल जाती है और न्यूरॉन के एक बहुत लंबे हिस्से से तेजी से गुजरती है, जिसे एक्सॉन कहते हैं। बिल्कुल। लेकिन मुझे यहाँ एक चीज हमेशा उलझाती है। जब ये विद्युत आवेग एक्सॉन के अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो मैंने पढ़ा है कि वहां एक खाली जगह होती है जिसे सिनैप्स कहते हैं। सिनैप्स। तो मेरा सवाल ये है कि अगर शरीर को इतनी ही तेजी से संदेश भेजना है तो दो न्यूरॉन्स आपस में सीधे एक तार की तरह जुड़े हुए क्यों नहीं होते? ये बीच में खाली जगह या गैप क्यों है? अरे, ये एक बहुत ही शानदार बिंदु है। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि अगर तंत्रिकाएं एक निरंतर तार की तरह आपस में पूरी तरह जुड़ी होती तो शरीर में विद्युत आवेगों की अराजकता फैल सकती थी। अराजकता मतलब शॉर्ट सर्किट जैसा कुछ? लगभग वैसा ही। सिनैप्स, जो कि वो सूक्ष्म खालिस्तान है, असल में एक वन वे वाल्व या एक तरफा नियंत्रण स्विच की तरह काम करता है। जब विद्युत आवेग एक्सान के अंत तक पहुंचता है तो वो सीधे उस खाली जगह को पार नहीं कर सकता। अच्छा, तो फिर वो पार कैसे जाता है? वो वहां कुछ विशेष रसायनों को स्रावित करता है। अरे वाह, यानी विद्युत संकेत अचानक से एक रासायनिक संकेत में बदल जाता है। बिल्कुल। और ये रसायन उस खाली जगह को तैर कर पार करते हैं और अगली कोशिका के डेंड्राइट तक पहुंचते हैं।
जैसे ही वे अगली कोशिका से टकराते हैं, वहां फिर से एक नया विद्युत आवेग पैदा हो जाता है। क्या बात है। हाँ, और ये रासायनिक पुल सुनिश्चित करता है कि संदेश केवल एक ही दिशा में जाए, वो पीछे की ओर ना लौटे। ये तो बहुत ही चालाकी भरा डिजाइन है। बैटन पास हो गया, और वो भी बिना किसी कंफ्यूजन के। लेकिन यहाँ एक और चुनौती है। वो क्या? हम अक्सर मानते हैं कि हमारा मस्तिष्क हमारे शरीर का बॉस है, सारे फैसले वहीं होते हैं। ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। अब मान लीजिए कि किसी का हाथ गलती से उबलते हुए पानी के बर्तन पर पड़ गया। उफ, दर्दनाक स्थिति है। हाँ, और अगर ये संकेत इस पूरी रिले रेस से होता हुआ पहले मस्तिष्क तक जाए, फिर मस्तिष्क उस पर आराम से विचार करे कि भाई ये तापमान त्वचा के लिए खतरनाक है, कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, पेशियों को पीछे हटना चाहिए, और फिर वो वापस हाथ को संकेत भेजें, तो इस पूरी प्रक्रिया में तो हाथ बुरी तरह जल जाएगा। बिल्कुल। इतने गंभीर समय में मस्तिष्क के सोचने का इंतजार करना तो बहुत भारी पड़ सकता है। और प्रकृति ने ये सुनिश्चित किया है कि ऐसा ना हो। यहीं पर प्रतिवर्ती चाप यानी रिफ्लेक्स आर्क की भूमिका आती है। गर्म वस्तु जैसी खतरनाक स्थिति में सोचने की प्रक्रिया सच में बहुत धीमी साबित हो सकती है। तो शरीर क्या करता है? देखिए, सोचना एक बेहद जटिल काम है। इसमें मस्तिष्क के कई अलग अलग हिस्सों और असंख्य न्यूरॉन्स का आपस में बातचीत करना शामिल होता है। तो आपातकालीन स्थिति में शरीर एक शॉर्टकट अपनाता है। शॉर्टकट? कैसा शॉर्टकट? शरीर ने इसके लिए एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था यानी एक लोकल कमांड सेंटर बना रखा है, जो तंत्रिकाएं ऊष्मा या दर्द का पता लगाती हैं। वे संकेत को मस्तिष्क तक ले जाने के बजाय हमारी रीढ़ की हड्डी में स्थित मेरुरज्जु तक ले जाती हैं। अच्छा, स्पाइनल कॉर्ड तक? हाँ, मेरुरज्जु में ही ये संवेदी तंत्रिकाएं सीधे उन प्रेरक तंत्रिकाओं से जुड़ जाती हैं, जो हाथ की पेशियों को हिलाने का काम करती हैं। तो मतलब मेरुरज्जु ने ही तुरंत फैसला ले लिया और हाथ की पेशियों को आदेश दे दिया कि फटाफट पीछे हटो। बिल्कुल सही। खतरे का संकेत मेरुरज्जु तक गया और वहीं से तुरंत एक वापसी का आदेश पेशियों तक पहुंच गया। ये एक छोटा सा चाप या आंख बन गया। इस प्रक्रिया ने मस्तिष्क की जटिल विचार प्रक्रिया को पूरी तरह से बाईपास कर दिया। वाह। हालांकि सूचना बाद में मस्तिष्क तक पहुंचते जरूर है, ताकि हमें याद रहे कि गर्म बर्तन को दोबारा नहीं छूना है, लेकिन जो एक्शन है वो पहले ही हो चुका होता है। ये जानकर तो मेरा नजरिया ही बदल गया है। जिसे हम रिफ्लेक्स कहते हैं, वो असल में हमारी रीढ़ की हड्डी में होने वाला एक मिनी डिसीजन है। हाँ, एकदम सही कहा आपने। तो मेरुरज्जु हमारी इमरजेंसी रिस्पांस टीम की तरह काम कर रहा है। पर अगर सारे आपातकालीन और स्वचालित फैसले मेरुरज्जु ही ले रहा है, तो फिर मस्तिष्क का मुख्य काम क्या है? वो बाकी समय क्या करता है? अरे, मस्तिष्क ही तो शरीर का मुख्य समन्वयन केंद्र है। मानव मस्तिष्क को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटकर देख सकते हैं: अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क मतलब फोर ब्रेन? हाँ, अग्र मस्तिष्क वास्तव में सोचने वाला मुख्य भाग है। इसमें अलग अलग काम के लिए विशेष हिस्से होते हैं: सुनने, सूंघने, देखने की जानकारी को प्रोसेस करना, पुरानी यादों के साथ नई जानकारी को जोड़ना, और फिर कोई ऐच्छिक निर्णय लेना, मतलब कोई वॉलंटरी एक्शन लेना। ये सब अग्र मस्तिष्क करता है। समझ गया। यहाँ तक कि भूख लगने का एहसास भी अग्र मस्तिष्क के ही एक अलग केंद्र द्वारा नियंत्रित होता है। अच्छा, और बाकी के 2 भाग, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, उनका क्या काम है? ये दोनों भाग मुख्य रूप से उन क्रियाओं को संभालते हैं जिन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिन्हें अनैच्छिक क्रियाएं या इनवॉलंटरी एक्शंस कहते हैं। मतलब जो अपने आप होती हैं। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये एक तरह का टैम्पर प्रूफ ऑटो पायलट सिस्टम है। टैम्पर प्रूफ ऑटो पायलट? वो कैसे? जरा सोचिए, अगर हमें हर सांस लेने के लिए या दिल को धड़काने के लिए सचेत रूप से सोचना पड़ता तो क्या होता? तब तो अगर हम किसी गहरी सोच में डूब जाते या सो जाते तो हमारा शरीर काम करना ही बंद कर देता। बिल्कुल। इसलिए रक्तदाब, लार आना या उल्टी आना जैसी तमाम अनैच्छिक क्रियाएं पश्चिम मस्तिष्क में स्थित मेडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं। हमारा सचेत मन चाहकर भी इन्हें आसानी से रोक नहीं सकता। ये तो बहुत जरूरी है जीवित रहने के लिए। हाँ, और इसके अलावा पश्चिम मस्तिष्क का एक और बहुत जरूरी हिस्सा है, जिसे अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम कहते हैं। सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना या किसी मेज से पेंसिल उठाना, इन ऐच्छिक गतियों की सटीकता और शरीर का संतुलन
अनुमस्तिष्क के कारण ही संभव हो पाता है। तो इसका मतलब है कि अग्र मस्तिष्क ने पेंसिल उठाने का फैसला किया और अनुमस्तिष्क ने हाथ को सटीक दिशा में भेजा और संतुलन बनाया। एकदम सही समझे। लेकिन यहाँ मेरी उत्सुकता एक और बुनियादी सवाल पर आके टिक जाती है। पूछिए। देखिए, मस्तिष्क ने आदेश तो दे दिया और विद्युत आवेग हाथ की पेशी यानी मसल तक पहुंच भी गया, पर तंत्रिका के उस आवेग में ऐसा क्या होता है कि एक मांस का टुकड़ा असल में सिकुड़ जाता है? विचार और बिजली आखिरकार गति में कैसे बदल जाते हैं? ये रूपांतरण कोशिकीय स्तर पर होने वाला एक बेहद दिलचस्प रसायन विज्ञान है। हमारी पेशी कोशिकाओं में ना एक विशेष प्रकार का प्रोटीन होता है। अच्छा, प्रोटीन? हाँ, जब मस्तिष्क या मेरुरज्जु से कोई विद्युत आवेग इन पेशी कोशिकाओं तक पहुंचता है तो उस विद्युत चार्ज की वजह से कोशिका के अंदर का रासायनिक वातावरण अचानक से बदल जाता है। और इस बदलाव से उस विशेष प्रोटीन पर क्या असर पड़ता है? इस नए रासायनिक वातावरण की प्रतिक्रिया में वे विशेष प्रोटीन अपनी व्यवस्था और अपना आकार पूरी तरह बदल लेते हैं। आप इसकी तुलना दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाने से कर सकते हैं। अच्छा, जैसे उंगलियां एक दूसरे के बीच खिसक जाती हैं? बिल्कुल। जब विद्युत संकेत आता है तो प्रोटीन के धागे एक दूसरे के ऊपर खिसकते हैं और आपस में गहराई से गुंथ जाते हैं। जब लाखों कोशिकाओं में ये सूक्ष्म बदलाव एक साथ होता है तो पूरी के पूरी पेशी छोटी और सख्त हो जाती है, यानी वो सिकुड़ जाती है। अरे वाह! और इसी सिकुड़न से हड्डी खिंचती है और शरीर में गति पैदा होती है। सच में ये कल्पना करना ही अद्भुत है कि एक अदृश्य विद्युत संकेत अंततः शरीर के अंदर मौजूद प्रोटीनों के भौतिक आकार को बदल रहा है ना? प्रकृति का विज्ञान कमाल का है। पर अब चूंकि मस्तिष्क और मेरुरज्जु इतने जटिल और महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो इनकी सुरक्षा का भी कोई बहुत ही पुख्ता इंतजाम होगा शरीर में? बिल्कुल है। प्रकृति ने इन नाजुक अंगों को सुरक्षित रखने के लिए एक बेहतरीन शॉक एब्जॉर्बर सिस्टम बनाया है। हमारा मस्तिष्क एक बहुत ही कठोर हड्डियों वाले बॉक्स के अंदर रहता है, जिसे हम खोपड़ी या कपाल कहते हैं। हाँ, वो तो हम बाहर से ही महसूस कर सकते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ हड्डी काफी नहीं है। अगर सिर पर तेज झटका लगे तो मस्तिष्क खोपड़ी के अंदर ही टकराकर चोटिल हो सकता है। जैसे किसी खाली डिब्बे में रखा हुआ कोई कोमल फल, अगर डिब्बा हिलाएं तो फल दीवारों से टकराकर खराब हो जाएगा। एकदम सटीक उदाहरण। इसीलिए मस्तिष्क के चारों ओर और उसके अंदर भी एक विशेष प्रघात अवशोषक तरल भरा होता है, एक फ्लूइड होता है। अच्छा, तो वो फ्लूइड बचाता है? हाँ, यह तरल एक कुशन या गद्दे की तरह काम करता है, जो बाहरी झटकों को सोख लेता है। इसी प्रकार नीचे की ओर जाती हुई मेरुरज्जु की सुरक्षा हमारी कठोर रीढ़ की हड्डी यानी कशेरुक दंड करती है। तो कुल मिलाकर जानवरों और इंसानों के पास भागने के लिए एक जटिल पेशी तंत्र है, तुरंत फैसले लेने के लिए मेरुरज्जु है और लंबी सोच विचार के लिए एक सुरक्षित मस्तिष्क है। जी हाँ, पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। अगर हम अस्तित्व बचाने की इस होड़ में पादपों यानी पौधों को देखें तो कहानी एकदम पलट जाती है। पौधों के पास तो ये सब नहीं होता। बिल्कुल, पौधे अपनी जगह से हिल नहीं सकते। भागना तो दूर की बात है, उनके पास ना तो कोई तंत्रिका तंत्र है, न मस्तिष्क है और न ही कोई पेशी ऊतक है। फिर वे अपने पर्यावरण के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? एक स्थिर जीव बिना तार के कैसे जीवित रहता है? देखिए, पौधों की रणनीतियां जानवरों से बिल्कुल अलग है, लेकिन किसी भी मायने में कम उन्नत नहीं है। वो बस अलग सिद्धांतों पर काम करते हैं। मुझे तुरंत यहाँ छुई मुई के पौधे का उदाहरण याद आता है, टच मी नॉट प्लांट। हाँ, वो तो बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। जब हम उसकी पत्तियों को छूते हैं तो वे तुरंत सिकुड़कर नीचे की ओर झुक जाती हैं। अब वहां तो कोई तंत्रिका या मांसपेशी नहीं है, फिर वो इतनी तेजी से कैसे हिल रहा है? पादप कोशिकाएं भी सूचनाओं को संचारित करने के लिए विद्युत रसायन साधनों का उपयोग करती हैं। वे एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ये संदेश पहुंचाती हैं कि भाई हमें छुआ गया है। संदेश तो पहुंच गया, लेकिन गति कैसे हुई? चूंकि पौधों के पास आकार बदलने के लिए जानवरों जैसी पेशी प्रोटीन नहीं होती, इसलिए वो जल के दबाव का उपयोग करते हैं। इसे विज्ञान में टर्गर प्रेशर कहते हैं। पानी का दबाव? पानी का दबाव एक पत्ती को कैसे मोड़ सकता है? पौधे की कोशिकाएं पानी से भरी होती हैं, जो उन्हें एक निश्चित आकार और कड़ापन देता है। गुब्बारे की तरह सोचिए जिसमें पानी भरा है। ठीक है। जब छुई-मुई के पौधे को स्पर्श का उद्दीपन मिलता है तो वो संकेत कुछ विशेष रसायनों को सक्रिय करता है, जिससे कोशिकाओं के अंदर का पानी
तेजी से बाहर निकल जाता है। ओहो, पानी निकलते ही कोशिकाएं पिचक जाती हैं। कोशिकाओं के इस तरह अचानक सिकुड़ने से पत्ती का आधार अपना कड़ापन खो देता है और पत्तियां झट से सिकुड़कर नीचे लटक जाती हैं। तो ये पूरी तरह से एक हाइड्रोलिक तंत्र पर आधारित है। कमाल की बात है, बिना पेशियों के, सिर्फ पानी के दबाव से इतनी तेज गति। बिल्कुल, लेकिन पौधे हमेशा इतनी तेज प्रतिक्रिया नहीं करते। ज्यादातर समय वो बहुत धीमी गति से अपने पर्यावरण के अनुसार खुद को ढालते हैं। तो वो कैसे होते हैं? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। पौधों की मुख्य प्रतिक्रिया गति भागने में नहीं बल्कि सही दिशा में वृद्धि करने में होती है, ग्रोथ में होती है। इस विकास आधारित दिशात्मक गति को हम अनुवर्तन या ट्रोपिज्म कहते हैं। हाँ, जैसे मैंने एकदम शुरुआत में कहा था कि एक पौधा खिड़की के पास रखा हो तो वो सूरज की रोशनी की तरफ मुड़ जाता है। इसे शायद प्रकाशानुवर्तन कहते हैं ना? हाँ, फोटोट्रोपिज्म। लेकिन एक पौधा जिसे ये भी नहीं पता कि सूरज कहाँ है, आंखें तो है नहीं उसकी, वो अपना तना उस तरफ कैसे मोड़ लेता है? ये भी रसायनों के एक बहुत ही चतुर वितरण का परिणाम है। जब पौधे पर किसी एक तरफ से प्रकाश पड़ता है तो पौधे के तने के अग्रभाग में एक हार्मोन बनता है जिसे ऑक्सिन कहते हैं। और ये ऑक्सिन हार्मोन क्या करता है? ऑक्सिन का काम कोशिकाओं की लंबाई बढ़ाना है, लेकिन इसकी एक बड़ी अजीब सी विशेषता है, ये रोशनी से बचता है। रोशनी से बचता है। विसरित होकर तने के उस हिस्से की तरफ चला जाता है जहां परछाई है। अब सोचिए क्या होगा, परछाई वाले हिस्से में ऑक्सिन ज्यादा इकट्ठा हो गया है तो वहां की कोशिकाएं प्रकाश वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा लंबी होने लगेंगी। ओह, अब मैं समझा। ये ऐसा है जैसे किसी दौड़ के ट्रैक में बाहर का हिस्सा लंबा कर दिया जाए तो ट्रैक अपने आप अंदर की तरफ मुड़ जाता है। बहुत ही बेहतरीन उदाहरण। ज्यामिति के कारण जब एक तरफ की कोशिकाएं लंबी होंगी तो तना अपने आप रोशनी की तरफ झुक जाएगा। क्या गजब का मैकेनिज्म है। और सिर्फ रोशनी ही नहीं, पौधे गुरुत्वाकर्षण के प्रति भी प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे गुरुत्वानुवर्तन या जियोट्रोपिज्म कहते हैं। मतलब जड़ें हमेशा नीचे की ओर जाती हैं। बिल्कुल, जड़ें हमेशा गुरुत्वाकर्षण की दिशा में नीचे की ओर वृद्धि करती हैं, जबकि तना हमेशा उसके विपरीत ऊपर की ओर। और इसके अलावा भी पौधों में विकास को नियंत्रित करने वाले कई हार्मोन होते हैं। जैसे और कौन से? जैसे जिब्रेलिन जो तने की वृद्धि में मदद करता है, और साइटोकाइनिन जो कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। इसीलिए ये उन जगहों पर ज्यादा होता है जहां तेजी से विकास की जरूरत होती है, जैसे फलों और बीजों में। पर एक बात सोचिए, अगर पौधे लगातार सिर्फ वृद्धि ही करते रहें तो क्या वे बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट नहीं करेंगे? मान लीजिए सूखा पड़ा है, पानी बिल्कुल नहीं है और पौधा फिर भी पत्तियां बढ़ाता जा रहा है, तो वो तो मर जाएगा। क्या कोई ऐसा तंत्र भी है जो इस वृद्धि पर ब्रेक लगा सके? हाँ, बिल्कुल है। और ये पौधों की एक बहुत ही सक्रिय रक्षा प्रणाली है। वृद्धि को रोकने का काम एब्सिसिक अम्ल नाम का एक हार्मोन करता है, एब्सिसिक एसिड। अच्छा, तो ये ब्रेक का काम करता है। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि कुछ मौसमों में पत्तियों का मुरझाना या गिरना शुरू हो जाता है। हमें लगता है कि पौधा कमजोर हो गया है, लेकिन असल में एब्सिसिक अम्ल पौधे को ये संकेत देता है कि भाई संसाधन कम है, पानी कम है, इसलिए पुरानी पत्तियों को गिरा दो ताकि तने और जड़ जैसी मुख्य संरचना को जीवित रखने के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। ये तो एक सोची समझी सर्वाइवल रणनीति है। बिल्कुल। तो पौधों के विकास में रसायनों और हार्मोन की ये भूमिका देखने के बाद मुझे एक बात समझ में आ रही है, जंतुओं में भी रासायनिक समन्वय की आवश्यकता तो होती ही होगी। हाँ, बिल्कुल होती है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जानवरों में जहां हमारे पास विद्युत आवेगों वाला इतना तेज और सुपरफास्ट तंत्रिका तंत्र मौजूद है, वहां हमें शरीर के अंदर धीमी गति वाले रसायनों यानी हार्मोन की आवश्यकता ही क्यों है? ये बहुत ही तार्किक सवाल है। हम सोच सकते हैं कि जब हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल जैसी तेज तंत्रिकाएं हैं तो हम एक धीमे डाक सिस्टम का इस्तेमाल क्यों करें? हाँ, वही तो। हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक तंत्रिकाओं का तार नहीं बिछा हुआ है। ये तो है। और दूसरी सीमा क्या है? दूसरी सीमा है रीसेट होने का समय। एक बार विद्युत आवेग उत्पन्न होने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के बाद तंत्रिका कोशिका को एक नया आवेग पैदा करने के लिए अपने तंत्र को रीसेट करने में कुछ समय लगता है। अच्छा, मतलब वो मशीन गन की तरह लगातार फायर नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। वे लगातार बिना रुके एक के बाद एक आवेग नहीं भेज सकते। तो अगर शरीर को एक साथ करोड़ों कोशिकाओं में लंबे समय तक चलने वाला बदलाव करना है तो तंत्रिका तंत्र वहां फेल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि हार्मोन इन कमियों को पूरी तरह दूर कर देते हैं।
एकदम सही। हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलते हैं, जिन्हें एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। उन्हें किसी तार की जरूरत नहीं होती, वे सीधे हमारे रक्त में, खून में छोड़ दिए जाते हैं। और चूंकि रक्त तो पूरे शरीर में बहता है, इसलिए वे शरीर के कोने-कोने तक पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। हार्मोन की गति भले ही धीमी हो, लेकिन उनका प्रभाव बहुत ही व्यापक, एक समान और स्थायी होता है। क्या हम इसका कोई उदाहरण देख सकते हैं? मान लीजिए कोई विषम या संकटकालीन परिस्थिति आ गई है, तब हार्मोन क्या करते हैं? चलिए उस गिलहरी के उदाहरण पर वापस चलते हैं, जिसे अचानक अपने सामने कोई शिकारी दिख जाता है। ठीक है। अब ये एक ऐसी स्थिति है जहां उसे तुरंत या तो लड़ना है या पूरी ताकत से अपनी जान बचाकर भागना है, जिसे फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं। इसके लिए शरीर को अचानक से बहुत ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती है। इस समय उसकी अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन नामक हार्मोन सीधे रक्त में स्रावित कर दिया जाता है। और ये एड्रीनलिन खून के जरिए पूरे शरीर में एक साथ खतरे का अलार्म बजा देता है। लेकिन ये अतिरिक्त ऊर्जा कैसे पैदा करता है? ऊर्जा के लिए मांसपेशियों को अतिरिक्त ऑक्सीजन चाहिए, तो एड्रीनलिन का रसायन सीधे हृदय पर असर करता है, जिससे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। अब शरीर एक बहुत ही स्मार्ट काम करता है। क्या? वो देखता है कि भागते समय खाना पचाने की कोई जरूरत नहीं है, तो पाचन तंत्र और त्वचा की छोटी रक्त वाहिकाएं सिकुड़ जाती हैं। अरे, यानी वहां से खून का प्रवाह ही रोक दिया जाता है। हाँ, और उस खून को मोड़कर हमारी कंकाल पेशियों यानी हाथ पैरों की मांसपेशियों की ओर भेज दिया जाता है। साथ ही डायफ्राम और पसलियों की पेशियां तेजी से काम करने लगती हैं, जिससे हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है। बाप रे, ये सब कुछ सिर्फ एक रसायन के शरीर में फैलने के कारण होता है। हाँ, जो पूरे शरीर को एक ही झटके में आपातकाल के लिए तैयार कर देता है। ये एक अविश्वसनीय तालमेल है। और ये एड्रीनलिन तो सिर्फ एक हार्मोन है। हमारे शरीर में सामान्य दिनों में भी तो कई महत्वपूर्ण हार्मोन चुपचाप अपना काम कर रहे होते हैं ना? जी हाँ, शरीर का सामान्य कामकाज भी इन्हीं पर निर्भर है। उदाहरण के लिए हमारी गर्दन में अवटु ग्रंथि होती है, जिसे थायरॉयड ग्लैंड कहते हैं। ये थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है। इसका क्या काम है? ये हार्मोन शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के चयापचय को यानी मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है, ताकि वृद्धि के लिए ऊर्जा का सही संतुलन बना रहे। एक दिलचस्प बात यह है कि इस थायरॉक्सिन को बनाने के लिए आयोडीन बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें बचपन से टीवी पर विज्ञापनों में बताया जाता है कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि अगर आयोडीन की कमी हो जाए तो गॉइटर नाम की बीमारी हो सकती है, जिसमें गर्दन फूल जाती है। एकदम सही कहा आपने। इसी तरह हमारे मस्तिष्क के पास मौजूद पीयूष ग्रंथि, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं, वो शरीर की वृद्धि को नियंत्रित करती है। ये वृद्धि हार्मोन निकालती है, ग्रोथ हार्मोन। हाँ, अगर बचपन में इस हार्मोन का स्राव कम हो जाए तो हड्डियों का विकास रुक जाता है और व्यक्ति का कद छोटा रह जाता है, जिसे बौनापन कहते हैं। और एक हार्मोन जिसका नाम आजकल हर घर में सुनने को मिलता है, इंसुलिन। हाँ, इंसुलिन अग्न्याशय यानी पैंक्रियास से स्रावित होता है और ये हमारे रक्त में शर्करा या शुगर के स्तर को नियंत्रित करने का सबसे महत्वपूर्ण काम करता है। अगर अग्न्याशय पर्याप्त इंसुलिन ना बनाए तो रक्त में शुगर का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज या मधुमेह जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है। अगर मैं इस इंसुलिन की कार्य प्रणाली को समझूं तो इसकी जो फीडबैक क्रियाविधि है वो मुझे एक ऑटोमेटिक एसी के थर्मोस्टेट की तरह लगती है। थर्मोस्टेट, ये तुलना कैसे काम करती है, जरा समझाइए। देखिए, जैसे एसी का थर्मोस्टेट कमरे का तापमान लगातार मापता रहता है। अगर कमरे में गर्मी बढ़ती है तो थर्मोस्टेट एसी को तेज कर देता है। सही है। और जैसे ही तापमान कम होकर वापस सामान्य हो जाता है, वो अपने आप धीमा हो जाता है। ठीक वैसे ही जब हमारे रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ता है तो अग्न्याशय की कोशिकाएं उस बढ़े हुए स्तर को डिटेक्ट कर लेती हैं और तुरंत ज्यादा इंसुलिन निकालने लगती हैं। बिल्कुल सही। और जैसे ही इंसुलिन अपना काम कर देता है और शुगर लेवल वापस नॉर्मल हो जाता है, इंसुलिन का स्राव भी अपने आप कम हो जाता है। क्या मैं सही सोच रहा हूँ? ये एक बेहतरीन एनालॉजी है। इसी सटीक फीडबैक मैकेनिज्म की वजह से हमारे शरीर के हार्मोन हमेशा एक संतुलित मात्रा में स्रावित होते हैं, न बहुत ज्यादा न बहुत कम। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं तो हमने देखा कि हर सजीव प्राणी का शरीर अपने पर्यावरण के साथ एक बहुत ही जटिल लेकिन खूबसूरत तालमेल बिठाता है। एकदम सही। जंतुओं में त्वरित और तेज गति के लिए तंत्रिका तंत्र मौजूद है, जहां न्यूरॉन्स के बीच रिले रेस चलती है और रिफ्लेक्स आर्क तुरंत फैसले लेते हैं।
वहीं शरीर के व्यापक और दीर्घकालिक विकास के लिए अंतःस्रावी तंत्र यानी हार्मोन्स का एक धीमा लेकिन स्थायी प्रभाव काम करता है। और दूसरी ओर हमने पौधों को भी देखा, जो इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए किसी मस्तिष्क या तंत्रिका तंत्र का होना अनिवार्य नहीं है। हाँ, वो बिना दिमाग के भी स्मार्ट हैं। बिल्कुल, वे पूरी तरह से ऑक्सीजन जैसे रसायनों और कोशिकाओं में जल के दबाव पर निर्भर होकर अपनी शानदार प्रतिक्रियाएं देते हैं। तो इस चर्चा के अंत में इन सभी स्रोतों और तथ्यों को गहराई से समझने के बाद मेरे मन में एक विचार आ रहा है। क्या विचार है? हमने देखा कि छुई मुई का पौधा बिना किसी नर्वस सिस्टम के केवल कोशिकाओं के दबाव से इतनी सटीक प्रतिक्रिया दे सकता है, और हमारे मानव शरीर में भी जो प्रतिवर्ती चाप या रिफ्लेक्स आर्क है वो खतरे के समय मस्तिष्क के सोचने की प्रक्रिया को पूरी तरह से किनारे कर देता है और रीढ़ की हड्डी के स्तर पर ही फैसला ले लेता है। ये तो हमने चर्चा की। तो क्या ये संभव है कि जीवित रहने के लिए जिसे हम बुद्धिमत्ता या इंटेलिजेंस कहते हैं वो हमेशा सिर्फ हमारे सिर के अंदर मौजूद मस्तिष्क तक ही सीमित नहीं होती? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। जरा सोचिए, क्या ये हो सकता है कि हमारे शरीर के हर एक ऊतक और हर एक कोशिका की अपनी एक अलग स्वचालित और विकेंद्रीकृत सोचने की क्षमता है? एक प्रकार की सेल्यूलर इंटेलिजेंस जो हमारे सचेत दिमाग को परेशान किए बिना भी लगातार हर सेकंड हमारी रक्षा कर रही है। ये सच में दिमाग चकरा देने वाला विचार है। अगली बार जब किसी का हाथ अचानक किसी गर्म चीज से पीछे हटे या खिड़की पर रखा कोई पौधा सूरज की तरफ झुकता हुआ दिखाई दे, तो उस मूक बुद्धिमत्ता के बारे में जरूर विचार कीजिएगा जो उस पल काम कर रही होती है। बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।